हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो क्लास नंबर 6 परसेंटेज की हम करने वाले हैं, बहुत धीरे धीरे और समझते हुए, अच्छी अच्छी बातों को करते हुए, अच्छे अच्छे सवालों को करते हुए हम इस चैप्टर में आगे बढ़ रहे हैं। और कोई जल्दबाजी मैं इस चैप्टर में नहीं दिखा रहा हूँ जानबूझकर, क्योंकि बहुत अच्छा चैप्टर है। समझ में आएगा तो आने वाले जो चैप्टर्स हैं उनमें पकड़ अच्छी होगी आपकी। तो इसीलिए थोड़ी सी स्पीड को मैंने स्लो रखा है इस चैप्टर में। अच्छे टाइप हैं, अच्छे सवाल हैं, उनमें अगर हम थोड़ा आराम से चलेंगे तो वो समझ में भी आएंगे और फिर लंबे समय तक वो आपके दिमाग में भी सेट रहेंगे। तो क्या हम अपनी क्लास को शुरू कर सकते हैं? 11 बज चुके हैं बिल्कुल। चलिए भाई, कल हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा। कौन सा कॉन्सेप्ट था? कि आय, खपत और खर्च, ये सॉरी, प्राइस, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर। कीमत, खपत और खर्च। मैंने आपसे क्या बोला कि अगर आप कीमत को खपत से गुणा करते हो तो आपको खर्च मिलता है ना? कि कितना भाव है किसी वस्तु का, उसको अगर आप उसके खपत, कंजप्शन यानी कि कितना किलो आपको चाहिए, क्वांटिटी कितनी चाहिए आपको, उससे मल्टीप्लाई करते हो तो आपको पता चलेगा कि आपको अपनी जेब से कितना पैसा खर्चे के रूप में देना है। दैट्स इट। एक स्पेशल केस मैंने लिखवाया था कि अगर हमारा खर्चा समान होता है, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होता है, यानी कि वो नहीं बदलता, तो जो रेशियो प्राइस का होगा, जो रेशियो कीमत का होगा, उसका उल्टा रेशियो किसका हो जाएगा? खपत यानी कि कंजप्शन का हो जाएगा। क्या ये बात कल की क्लास के लास्ट में मैंने आपको सिखाई? रिवाइज हो गया? अब हम अपने सवालों पे चल सकते हैं। यस। चलिए सवाल देखते हैं जरा, एक बार देखेंगे क्या है बच्चे क्वेश्चन में। सवाल है, यदि कीमत में 25% की कमी की जाती है, कीमत में कितनी कमी की गई? 25% की। तो खपत में कितने परसेंट की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि उसका खर्चा अपरिवर्तित रहे? यहां पर सबसे लास्ट की लाइन में एक बात को उसने बड़ा हाईलाइट किया है कि खर्चा अपरिवर्तित रहे, यानी कि खर्चा चेंज नहीं होना चाहिए, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है। तो अगर खर्चा अपरिवर्तित है तो आप जानते हैं कि जो रेशियो कीमत का होगा, उल्टा रेशियो खपत का हो जाएगा। जरा 25% का फ्रैक्शन आप बताएंगे। 1/4। तो सवाल कहता है प्राइस को 25% कम किया गया। कम किया गया इन द सेंस 4, और एक कम कर दो 3। यही है क्या कहानी? 4:3 अनुपात है। अगर प्राइस का रेशियो 4:3 है तो कंजप्शन यानी कि खपत का रेशियो जस्ट उल्टा होगा क्या? 3:4 होगा। क्यों? क्योंकि खर्चा समान है, और यही तो पढ़ा हमने। यानी कि उसका जो खपत है, उसका जो एक्सपेंड कंजप्शन है, वो 3 से बढ़ के कितना हो गया? 4 हो गया। तो खपत में कितने की बढ़ोतरी हुई? 1 की। और परसेंटेज में बताना है तो 1/3 मल्टीप्लाई बाई 100। और 1/3 मल्टीप्लाई बाई 100 क्या होता है बच्चा? 33 सही 1/3%। ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल सही है। ठीक है। कितना आसान हो जाता है, अगर खर्चा समान रहेगा तो जो रेशियो कीमत का होगा आप उसका उल्टा रेशियो खपत का कर दोगे। बात आती है कि सर अगर खर्चा समान ना हुआ तो फिर तो कोई बात नहीं है, प्राइस को कंजप्शन से गुणा करेंगे, कीमत को खपत से गुणा करेंगे, खर्चा मिलेगा। ये भी हमने सीखा कल। एक वस्तु की बिक्री कर 10% घटा दिया जाता है तो परिणाम स्वरूप इसकी खपत 10% बढ़ जाती है। बताइए, राजस्व, राजस्व यानी कि कमाई, कमाई कह लो या खर्चा कह लो, दोनों को एक ही पलड़े में रखा जाता है। भाई खर्चा मतलब जो खरीदने वाला है उसका, राजस्व यानी कि जो बेच रहा है उसके पास पैसा आ रहा है, वो उसकी कमाई है। तो जो खरीदने वाले का खर्चा हुआ वो बेचने वाले की कमाई हो गई, तो उसका मतलब खर्चे के बराबर ही है। यानी कि राजस्व का मतलब भी वही होता है कि आप कीमत को खपत से गुणा करोगे तो राजस्व मिलेगा आपको, कितना उसकी कमाई हुई है। तो यहां पर उसने बोला टैक्स 10% कम कर दिया गया। कीमत को कितना कम किया? 10% कम। 1/10 होता है, इसका भी 1/10। तो जो कीमत है, जो प्राइस है, टैक्स कम किया तो प्राइस कम होगा ना। तो जो प्राइस है वो 10% कम किया, तो 10 में 1 घटा दो 9।
तो जो उसका कंजप्शन है वो क्या हो जाएगा, 10% बढ़ जाएगा। तो उसमें 10 में क्या जोड़ दो, एक, कितना हो जाएगा, 11। कितना हो जाएगा, 10 में एक जुड़कर 11 हो जाएगा। बात क्लियर है? यस। तो यहां पर हम कहेंगे कि जो एक्सपेंडिचर होगा, जो खर्चा होगा, उसके लिए हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 10 धाम 100, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 11 नाम 99। यानी कि उसका खर्चा 100 से कम हो के कितना हो गया, 99 हो गया। तो कितने की कमी आई खर्चे में? सर, एक की कमी आई है कि नहीं बच्चा, बताइए भाई। पहले खर्चा 100 था, इन दोनों की मल्टीप्लाई, बाद में खर्चा कितना हो गया, 99, इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो खर्चे में कितने की कमी आई है, 1 रुपए की कमी। सवाल कह रहा है राजस्व पर प्रभाव या राजस्व में प्रतिशत कमी कितने की है, तो आप कहेंगे 1/100 और गुणा 100। आप कहेंगे 1% की कमी आई है। क्या मैं सही हूं? राजस्व में 1% की कमी है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़े, ये सवाल देखिए जरा। सवाल है, प्रति किलोग्राम टमाटर के मूल्य में 300% की वृद्धि होती है। प्रति किलोग्राम टमाटर के मूल्य में 300% की वृद्धि होती है। एक गृहिणी टमाटर का उपभोग, उपभोग यानी कि खपत, उपभोग कंजप्शन इंग्लिश में, ठीक है, उपभोग 70% कम कर देती है। इस प्रकार टमाटर पर उसका खर्चा या व्यय कितने परसेंट बढ़ा या घटा? भाई मूल्य यानी कि कीमत 300% बढ़ी, तो उसकी जो खपत है वो 70% कम हो गई। तो बताइए खर्चा कितने परसेंट बढ़ा या घटा? तो सबसे पहले 300% का फ्रैक्शन बता दीजिए आप, कितना होता है? भाई 300% का भिन्न अगर मैं लिखता हूं तो मैं लिखूंगा परसेंट को हटाया बटे 100, यानी कि ये बनेगा 3/1। और 70% का जो फ्रैक्शन होता है 70/100, यानी कि 7/10। अब सवाल कहता है कि उसके मूल्य में 300% की वृद्धि हुई है, यानी कि मूल्य अगर पहले 1 था तो वो वृद्धि होके कितना हो गया, 3 में 1 जोड़ दो, वृद्धि होके 4 हो गया मूल्य। तो उसकी खपत जो है वो 70% कम हो गई। कम हो गई यानी कि अगर पहले 10 थी तो अब 7 कम होके कितनी बची है, 3। भाई 10 में से 7 हटा दो ना, तो जो उसका एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई, 10 एकम 10, 4 तिया 12, यानी कि उसका खर्चा पहले 10 था तो अब हो जाएगा 12। खर्चा तो बढ़ गया, कम थोड़ी हुआ है। तो कमी वाले ऑप्शन तो हटा ही दो, कमी वाले ऑप्शन तो हटा ही दो, क्योंकि खर्चा 10 से 12 हुआ है, तो 2 की वृद्धि हुई है खर्चे में बचे। और अगर हमें परसेंटेज में वृद्धि बतानी है तो 2/10 और गुणा 100, 0 से 0 गया, 2 धाम 20% की वृद्धि है, इंक्रीज है। 20% की वृद्धि आपका जवाब है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है? आगे चलो, चलिए टाइप चेंज करते हैं अब, मतलब इसी से रिलेटेड टाइप है। अब जो मैंने कल आपको स्पेशल केस लिखवाया था, क्या था स्पेशल केस? कि अगर खर्चा समान रहे तो जो रेशियो कीमत का होगा उल्टा रेशियो खपत का हो जाएगा। अब उस स्पेशल केस के ऊपर टाइप ही अलग कर दिया मैंने कि अगर अगर हमारा खर्चा समान है, अगर हमारा खर्चा समान है तो जो रेशियो प्राइस का होगा उसका उल्टा रेशियो कंजप्शन का हो जाएगा। उसका उल्टा रेशियो क्या होगा, कंजप्शन का हो जाएगा, खपत का हो जाएगा। इसके ऊपर किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं जरा देखते हैं। सवाल है आपके सामने, ये रहा, एक बार आप पढ़ेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे रिलेट करना है सवाल को अपने कॉन्सेप्ट से। एक बार बस रीडिंग करिए इसकी।
सवाल है कि यदि चावल की कीमत में 24% की कमी होती है, ये लाइन को दोबारा पढ़ो, बिल्कुल आराम आराम से दोबारा पढ़ो। यदि चावल की कीमत में 24% की कमी हुई, ओके, यानी कि चावल का मूल्य कम हो गया। अब आगे पढ़ो आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो इससे आलोक 2500 रुपए में 10 किलोग्राम चावल अधिक खरीद पाता है। अब जैसे ही आपने फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन पढ़ा, आपके दिमाग में पता है क्या आएगा कि आलोक ने 2500 रुपए में 10 किलो चावल खरीदे हैं। आलोक ने 2500 रुपए में 10 किलो चावल खरीदे हैं। फर्स्ट टाइम पढ़ोगे तो ये दिमाग में इंप्रेशन आएगा, लेकिन सवाल ने बोला क्या है वो पढ़ो। उसने बोला 2500 रुपए में 10 किलो अधिक चावल खरीद पाता है। ये जो 10 किलो अधिक चावल खरीदे हैं ना उसने, ये इस 24% की कमी के कारण खरीदे हैं। भाई आप ऐसे सोचो कि आप गए हो मार्केट में चावल खरीदने, मान लो आप घर से सोच के गए थे कि यार चावल जो है ना वो 50 रुपए किलो है, तो मुझे 10 किलो चावल लेके आने, 500 रुपए आप लेके गए घर से कि इन 500 रुपए के चावल ही लेकर आऊंगा मैं। तो आपने किसी से पता किया 50 रुपए किलो चावल हैं, तो 10 किलो चावल आ जाएंगे। मार्केट पहुंचे, आपको पता चला कि चावल की कीमत तो 40 रुपए है, घट गई। अब अगर आप 500 रुपए पहले उसको देते, 50 रुपए के हिसाब से 10 किलो चावल मिलते। अब कीमत 50 रुपए से घट के 40 हो गई, तो उन्हीं 500 रुपए में अब चावल कितने आएंगे, ज्यादा आएंगे, क्योंकि कीमत कम हो गई, 40 रुपए कीमत हो गई। तो अब आपके पास 10 किलो से ज्यादा के चावल आएंगे उन्हीं 500 रुपए में। ये वो सवाल कहना चाह रहा है कि अगर कीमत 24% कम होती है तो 2500 रुपए उसकी जेब में टोटल रुपए हैं, उसमें वो 10 किलो चावल ज्यादा खरीद लेता है इस कमी की वजह से। ये तो टोटल रुपए हैं जो उसकी जेब में है। आपसे कह रहा है चावल की प्रति किलोग्राम घटी हुई दर या घटी हुई कीमत क्या होगी। बात क्लियर है? क्या यहां पर आपको ये चीज समझ में आ गई कि उसका खर्चा जो है वो कांस्टेंट है? खर्चा, अगर ये कीमत ना भी बढ़ती तब भी वो 2500 रुपए के ही चावल लेकर आता। अब ये कीमत घट गई, अब भी वो 2500 के ही चावल लेके आएगा, यानी कि उसका खर्चा चेंज नहीं हुआ है। पहले भी 2500 था, अब भी 2500 रुपए है, खर्चा नहीं बदला। अब इस तरह के क्वेश्चन में आपको पता चल गया कि अगर खर्चा समान रहेगा तो आपको सबसे पहले कीमत का अनुपात लेना है। उसने बोला 24% का फ्रैक्शन बता दो, तो आप कहेंगे 24/100, 4 छिंग 24, 4 से जाएगा 25 बार। तो सवाल कहता है जो कीमत है ना वो 24% कम हुई है। कम हुई है मतलब अगर पहले 25 थी तो भैया अब 6 कम होकर कितनी बची है, 19। कीमत कितनी हो गई, 25 से कम होकर 19। और जो रेशियो कीमत का होगा, क्या उसका उल्टा रेशियो कंजप्शन का होगा, खपत का, 19 से 25। क्यों? क्योंकि खर्चा समान है। अब 19 से 25 खपत है, इसका मतलब है कि पुरानी खपत, ओरिजिनल खपत, प्रारंभिक खपत अगर 19 है तो बढ़ी हुई खपत कितनी है, 25। शुरू में अगर वह 19 किलो चावल लेना चाह रहा था तो अब मिलेंगे 25 किलो, ऐसे समझो। तो कितने की बढ़ोतरी हुई है खपत में, सर 6 की। और सवाल के अकॉर्डिंग कितने की है, 10 किलो की। 10 किलो चावल अधिक खरीद रहा है ना, तो 1 यूनिट का मतलब 10/6, 2 पंजू 10, 2 तिया 6। तो 19 यूनिट का मतलब कितना होगा, 19 यूनिट का मतलब कब निकालेंगे, जब हमसे प्रारंभिक मूल्य पूछेगा। अगर हमसे कहेगा उसका प्रारंभिक मूल्य, तो आप प्रारंभिक खपत निकालोगे, शुरू में क्या खपत थी, और 2500 को उस खपत से डिवाइड कर दोगे। अगर वो कहेगा घटी हुई दर या फिर नया मूल्य, ये भी वर्ड यूज कर सकता है, नया मूल्य, तो आप उसकी नई खपत निकालोगे कि 1 यूनिट 5/3, तो 25 यूनिट का मतलब होगा 25 गुणा 5/3, यानी कि 125/3 उसकी नई खपत है। ये उसकी नई खपत है। आपसे पूछा है नया मूल्य कितना होगा, घटा हुआ मूल्य। तो नया मूल्य अगर हमें निकालना है बच्चे, तो वो कैसे निकालेंगे, 2500 रुपए टोटल उसकी जेब में है और इतने किलो चावल वो लेके आ रहा है, डिवाइड कर दो, ये बटा 3 ऊपर चला जाएगा,
125 दूनी 250 और 20 की 3 में गुणा करेंगे तो 60 रुपए पर केजी। 60 रुपए पर केजी, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। देखो इसे आराम से। सबसे पहले आपने क्या किया कि खर्चा अगर समान है तो जो रेशियो कीमत का होगा उसका उल्टा रेशियो खपत का हो जाएगा। तो आपने क्या किया कि आपने 25 से 6 घटाकर 19 कीमत कर दी, तो उल्टा 19 से 25 खपत हो जाएगा। खपत यानी कि कितना आप किलो में ले जा रहे हो, कितने किलो चावल, ऐसे सोचो। तो पहले अगर वो 19 किलो खरीद पाता तो अब वो 25 किलो खरीद पाएगा। कितना डिफरेंस, 6 का। और सवाल के अकॉर्डिंग तो 10 किलो का अधिक चावल खरीद रहा है, तो 6 यूनिट 10 किलो, 1 यूनिट 5/3। उसने पूछा घटी हुई दर। दर का मतलब है 1 किलो चावल का मूल्य। दर का मतलब क्या है, 1 किलो चावल का मूल्य। तो घटी हुई दर, तो सबसे पहले आप ये देखो नया खपत कितनी है। तो 1 यूनिट 5/3, 25 यूनिट, यानी कि अब वो इतने किलो चावल खरीद रहा है। तो घटी हुई दर हो जाएगी 2500, टोटल उसकी जेब में है, डिवाइड बाई उसकी नई खपत। तो आप कहेंगे 60 रुपए पर केजी उसका नया मूल्य है 1 किलो का। चलिए एक सवाल और दिखाता हूं आपको, जल्दी से कोशिश करेंगे कि इसका जवाब दे पाओ। सवाल है, यदि एक नोटबुक की कीमत 25% कम हो जाती है, नोटबुक की कीमत 25% कम हो जाती है, तो एक आदमी 200 रुपए में 5 और नोटबुक खरीद सकता है। तो प्रत्येक नोटबुक की नई कीमत क्या होगी? नई कीमत पूछी है। आप ये सोचो कि उसकी कीमत 25% कम हुई, जिसकी वजह से 5 नोटबुक और खरीद पाएगा वो। 200 रुपए टोटल उसकी जेब में है, यानी कि अगर ये कीमत कम नहीं होती तब भी वो 200 रुपए की ही नोटबुक लेकर आता। ये कीमत कम हुई, अब भी वो 200 रुपए ही दे रहा है, लेकिन अब उसे 5 नोटबुक ज्यादा मिल रही हैं उस कीमत में कमी होने के कारण। आप कहेंगे खर्चा समान है, तो 25% का फ्रैक्शन क्या होगा मेरे भाई? 1/4। तो कीमत प्राइस में कितने की कमी हुई है? 1 की, 4 से 3। तो कंजप्शन में क्या होगा? उल्टा रिवर्स हो जाएगा, 3 से 4। कंजप्शन में क्या होगा? 3 से 4 उल्टा। तो कंजप्शन यानी कि खपत कितनी बढ़ी? +1, 1 बढ़ी है। और सवाल के अकॉर्डिंग तो 5 नोटबुक के बराबर है। अब आपसे उसने पूछा है नई कीमत। नई कीमत पूछी तो नई खपत निकालना है। पुरानी कीमत या प्रारंभिक कीमत पूछता तो मैं पुरानी खपत निकालता, लेकिन उसने नई कीमत पूछी है तो मुझे नई खपत पता होनी जरूरी है। तो 1 यूनिट 5, तो 4 यूनिट 20, यानी कि अब वो 20 नोटबुक लेके आ रहा है। अब कीमत घटने के बाद वो 20 नोटबुक लेके आ रहा है, तो नया मूल्य या नई कीमत क्या हो जाएगी? टोटल उसकी जेब में 200 रुपए है, डिवाइड बाई उसकी खपत, यानी कि अब वो 10 रुपए प्रति नोटबुक के हिसाब से उसे पड़ रही है। 10 रुपए प्रति नोटबुक। एक और सवाल दूं, चलिए इसका जवाब बताएंगे बच्चा। कह रहा है, गेहूं के मूल्य में 6 सही 1/4% की कमी के कारण एक आदमी 135 रुपए में 1 किलोग्राम अधिक गेहूं खरीद पाता है। तो प्रति किलोग्राम गेहूं की मूल दर, देखो यहां पर आपसे मूल दर पूछा है। मूल दर यानी कि प्रारंभिक कीमत। दर का मतलब होता है 1 किलो का मूल्य। तो सबसे पहले 6 सही 1/4% का फ्रैक्शन क्या होता है? याद रखना 1/16 होता है। 6 सही 1/4% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/16 होता है। और 6 सही 2/3% का फ्रैक्शन होता है 1/15।
ये दोनों को भी आप याद रखेंगे। 6 सही 1/4% का भिन्न 1/16 और 6 सही 2/3% का फ्रैक्शन 1/15। तो उसने बोला कीमत 6 सही 1/4% की कमी हुई है, तो 16 में 1 माइनस कर दो 15, तो कंजप्शन यानी कि खपत क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा 15 से 16। यानी कि पहले उसकी खपत 15 थी, तो अब उसकी खपत क्या हो जाएगी, अब उसकी खपत 16 हो जाएगी। क्या उसकी खपत बढ़ी, हाँ, कितनी, 1। और सवाल कहता है 1 किलो, तो 1 यूनिट का मतलब 1 kg। अब रुको और ये देखो उसने पूछा क्या, उसने पूछी है मूल दर, ओरिजिनल प्राइस पूछा। तो आपको ओरिजिनल कंजप्शन यानी कि पुरानी खपत कितनी है ये पता होना चाहिए। पुरानी खपत ये है और नई खपत ये है। अगर वो नई दर पूछता तो मैं 16 यूनिट की वैल्यू निकालता। उसने पूछी है मूल दर, तो मैं 15 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा। यानी कि पुराना वो 15 किलो चीनी या गेहूं खरीद रहा था। तो मूल कीमत क्या हो जाएगी भैया, कितना है उसकी जेब में, 135 डिवाइड बाई 15, यानी कि 9 रुपए पर केजी। 9 रुपए पर केजी आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 9 रुपए पर केजी। परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना पहली क्लास में सिखाया था मैंने, अब नहीं बताऊंगा कैसे बदलते हैं, ये हटाओ बटे 100 आप कर लेना। पहली छठी क्लास चल रही है आज, पहली क्लास में सिखाया था कैसे परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलते हैं, अपनी रफ कॉपी में निकाल के देख लेना आप। चलिए एक और सवाल देखते हैं। ये सवाल देखिए बच्चे जरा, सवाल है आम के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से एक व्यक्ति को 40 रुपए में 4 आम कम मिलते हैं। तो वृद्धि से पहले यानी कि मूल रूप से, वृद्धि से पहले यानी कि मूल रूप से, तो उसने कहा वृद्धि से पहले 15 आम का मूल्य कितना था। कीमत वृद्धि से पहले निकालो, 15 से गुणा कर दो। भाई इस बार कीमत बढ़ी है, इस बार क्या हुई है, कीमत बढ़ी है। तो सवाल कहता है 20% की वृद्धि हुई है, तो 20% का फ्रैक्शन क्या होगा बच्चा, 1/5। तो प्राइस बढ़ा है इस बार, तो 5 से 6। तो अगर प्राइस बढ़ेगा, प्राइस का रेशियो 5:6 है, तो खपत का रेशियो उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खपत का रेशियो कंजप्शन का रेशियो जस्ट उल्टा। यानी कि पहले अगर 6 यूनिट खपत थी, अब 5 यूनिट है, तो 1 की कमी हुई है। और सवाल कहता है 40 रुपए में 4 आम कम, 4 आम कम, तो 1 यूनिट का मतलब है 4 आम। अब सवाल कहता है वृद्धि से पहले 15 आम का मूल्य। पहले तो ये बताओ वृद्धि से पहले आम कितने खरीद रहा था वो, वृद्धि से पहले। तो अगर वो वृद्धि से पहले कहेगा तो ये है 6 यूनिट खपत, तो 1 यूनिट 4, तो 6 यूनिट कितना हो जाएगा, 24। यानी कि बच्चे हम कहेंगे कि वृद्धि से पहले वो 24 आम खरीद रहा था। वृद्धि से पहले कितने आम खरीद रहा था, 24 आम। कितने रुपए में, 40 रुपए में। भाई उसकी जेब में 40 रुपए ही है, तो वृद्धि से पहले 24 आम खरीद रहा था 40 रुपए में। तो 1 आम की कीमत क्या हो जाएगी बच्चा, 1 आम की आप कहेंगे 40/24, और आपसे उसने पूछा है 15 आम की कीमत। तो 15 आम की कीमत कितनी हो जाएगी, 40/24 गुणा 15। तो ये आएगा आपका 3×5 = 15, 3×8 = 24, 8×5 = 40, और 5 की 5 में गुणा करोगे 25। यानी कि वृद्धि से पहले 15 आम की कीमत कितनी थी, 25 रुपए थी। कितनी थी 15 आम की कीमत,
₹25 थी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या सही है बताइए। आगे चल सकते हैं हम। चलो टाइप चेंज करते हैं अब, और अब बात करते हैं हम थोड़ा सा आपकी सैलरी के बारे में। सैलरी का मैनेजमेंट पहले भी हमने पढ़ा, थोड़ा सा सैलरी का मैनेजमेंट यहां भी पढ़ते हैं। इंक्रीमेंट वगैरह के बारे में पढ़ते हैं कि जब सैलरी में इंक्रीमेंट होता है, बढ़ोतरी होती है। आप ऐसे सोचो, आज मान लो आपकी आज नहीं मतलब जब लग जाओगे, ऐसे सोचो, थोड़ा एज्यूम करो कि आपकी सैलरी मान लो 40,000 है, हर महीने आपके अकाउंट में 40,000 आ रहे हैं। तो आप अपने खर्चे को मैनेज कर रहे हो, पूरे 40,000 का डिस्ट्रीब्यूशन आपके दिमाग में है कि यार इस 40,000 में से इतना यहां देना है, उतना वहां देना है, उतना वहां देना है, उतना वहां देना है, पूरा 40,000 बराबर। लेकिन मान लो 8वां वेतन आयोग लगा और आपकी सैलरी हो गई 60,000। तो जो कैलकुलेशन आपके दिमाग में पहले 40,000 की थी ना, अब वो कैलकुलेशन बदल जाएंगी, सेम कैलकुलेशन नहीं रहती है। हमारे दिमाग में अक्सर हम सोचते हैं कि यार 40,000 में भी तो काम ही चल रहा है, अगर 60,000 रुपये तनख्वाह हो गई या सैलरी हो गई तो 20,000 रुपये तो हर महीने बचते ही चले जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। जब व्यक्ति की इनकम बढ़ती है ना, तो सारी कैलकुलेशन फिर बढ़ी हुई इनकम के अकॉर्डिंग ही उसकी होती है। कोई मेरे जैसा एक्सेप्शन मिलेगा आपको, हर कोई नहीं होता है। तो उसकी इनकम के अकॉर्डिंग उसकी जो एक्सपेंडिचर्स, उसके जो खर्चे हैं, वो उसी के अकॉर्डिंग बढ़ते हुए या चेंज हो जाते हैं। अब ऐसे सोचो कि मान लो आप हो, आपके घर में आपके फादर कमाते हैं, आपके बड़े भाई कमाते हैं, जो भी है। मान लो आपकी इनकम है घर की टोटल मिला के 50,000, 60,000, 70,000। तो आप एक मकान में रह रहे हो, अच्छा खासा मकान है, ठीक है, सब कुछ है, गाय भैंस पालते हो, दूध निकालते हो। मान लो सडनली आपके पास अनिल अंबानी तो नहीं, मुकेश अंबानी जितना पैसा आ जाए, तो क्या अब भी आप उसी स्थिति में रहोगे जिस स्थिति में आज हो? अच्छी है, मैं ये नहीं कह रहा हूं गलत है, लेकिन सडनली अगर मुकेश अंबानी जितना पैसा आ जाए तो आप क्या करोगे? पहले तो भाई साहब मकान लोगे बहुत लंबा चौड़ा, फिर करोगे घर में 2-3 गाड़ी खड़ी होंगी आके, ठीक है, पूरी लाइफ स्टाइल आपकी चेंज हो जाएगी। जो खर्चा आपका पहले 100 रुपए एक दिन का था, अब वो खर्चा बदल के 1 लाख रुपए एक दिन का हो जाएगा। यानी कि सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो यहां पर इस टाइप में हम वही पढ़ने वाले हैं कि हम बात करेंगे किसकी? आय की, खर्च की और बचत की। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इनकम, ये मैंने रामबाण सीरीज में भी पढ़ाया है। एक्सपेंडिचर और सेविंग। शॉर्ट फॉर्म में हम लिखेंगे, सेविंग को एस बोलेंगे, एक्सपेंडिचर को ई बोलेंगे, और आय यानी कि इनकम को आई बोलेंगे। तो हम बात करेंगे इनके बारे में कि मान लो कोई व्यक्ति की इनकम इतनी है, तो पहले तो इन तीनों का अनुपात बनाएंगे। फिर सवाल में कहेगा कि अगर उसकी आय, अगर उसकी इनकम इतनी बढ़ जाए, उसका खर्चा भी इतना बढ़ जाए, तो बताइए उसकी बचत कितनी बढ़ेगी या कम होगी? ये आपसे सवाल में पूछेगा। सवाल है क्या, जरा देखते हैं। ये रहा, आप आराम से पढ़ो, पहला क्वेश्चन मैं कराऊंगा, अगला सवाल आप करना। बहुत आसान तरीके से सीखेंगे हम इस सवाल को। यार ये बच्चा कैसे परेशान हो रहा है गुरुजी, थोड़ा सर के ऊपर जा रहा है, ये आधे घंटे से लगातार कमेंट। एक काम कर भैया, पैर के नीचे 2 ईंट लगा ले, थोड़ा सा ही तो ऊपर जा रहा है सर के, तो पैर के नीचे 2 ईंट लगा ले, ईंट पे खड़ा हो जा, वो फिर सर पे सीधा आ जाएगा। कैसी बातें कर रहे हो यार, पढ़ लो चुपचाप। एक आदमी अपनी आय का 70% खर्च करता है, ओके। अब यहां से
उसका मैनेजमेंट चेंज हुआ, कह रहा है उसकी आय में 10% का उसकी आय में 10% और खर्चे यानी कि व्यय में 5% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, ये आपसे पूछा है। सबसे पहली लाइन जो उसने लिखी है सवाल में, उस लाइन से हम आय, खर्च और बचत का अनुपात बनाएंगे। हम क्या करेंगे? हम आय, खर्च और बचत का अनुपात बनाएंगे। यहां लिखो इनकम, यहां लिखो एक्सपेंडिचर और यहां लिखो सेविंग। तीनों लिखना है, आय, खर्च, बचत, इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग। अब सवाल ने बोला है अपनी आय का 70% खर्च करता है, आय का 70% खर्च करता है। अगर मैं उसकी आय को 100 मान लूं तो उसने खर्चा कितना किया? 70%, तो खर्चा हो गया 70। आप मुझे बताओ, अगर 100 रुपए कमाया, 70 रुपए खर्च कर दिया, तो बचाया कितना होगा? 30 रुपया। इनका अनुपात ले लो, 0 0 0, अनुपात आ गया 10, 7 और 3। क्या यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? पहली लाइन से उसने बोला आय का 70% खर्च किया, तो मैंने बोला कि अगर आय 100 है तो खर्चा किया 70, तो बचाया होगा 30 रुपया। तो रेशियो हमने आय, खर्च और बचत का बना लिया। अब सवाल कहता है अगर उसकी आय में 10% और खर्चे में 5% की वृद्धि। यहां से हम सवाल को आसान बनाएंगे। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, वो यहां पर 0 0 लगाएंगे, फिर उसका इतना इतना परसेंट निकालते जाएंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे। आपको इस तरह के क्वेश्चन में क्या याद रखना है कि अगर वृद्धि हो रही है वैल्यू में, तो उस वृद्धि को प्लस में रखना है, परसेंटेज वृद्धि को, और अगर परसेंटेज में कमी हो रही है तो उस वैल्यू को माइनस में रखना है। उस वैल्यू को किस में रखना है? माइनस में। तो सवाल ने बोला कि आय में 10% और खर्चे में 5% की वृद्धि, यानी कि 10% और 5% ये दोनों क्या हैं? ये दोनों वृद्धि है। तो हम क्या करेंगे? आय के नीचे 10% लिख दो और खर्चे के नीचे 5%। वृद्धि है तो हम प्लस प्लस का ही साइन रखेंगे। माइनस का कब होता? जब कोई 1% में कमी होती। अब क्या करो? अगला काम मल्टीप्लाई करने का, इस अनुपात से गुणा कर दो। ये आ गया 10 धाम 100%, ये आ गया 7 पंजू 35%। अब ऐसे समझो, सुनो सामने देखो, अब ऐसे समझो कि उसकी नई इनकम, उसकी नई आय 100 रुपए है और उसका नया खर्चा 35 रुपए है। नया खर्चा, उसकी नई आय 100 रुपए, नया खर्चा 35 रुपए, तो नई बचत कितनी हो जाएगी? 100 रुपए कमाए, 35 रुपए खर्चा किया, तो 100 - 35 क्या बचा? हम कहेंगे 65 रुपया, या 65% उसका नई बचत है। क्या मैं ये बोलूंगा 65% उसकी नई बचत है? आपसे कह रहा है बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। तो 65% पे आने के बाद एक छोटा सा काम और करना है आपने। 65 बटे जो इसका रेशियो है, इस अनुपात से डिवाइड कर दो, बस इसको, आपका जवाब आ जाएगा। यहां तक आप पहुंचे और उठा के जो इसका अनुपात है उससे डिवाइड कर दिया, आपको पता चल जाएगा बचत में कितने परसेंट की कमी या वृद्धि होगी। ये सबसे बेस्ट तरीका है इस तरह के क्वेश्चन को करने का। 21 या 63, 21 पॉइंट समथिंग जाएगा, 21.67। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। एक और सवाल दूं, खुद से कॉन्फिडेंस आएगा करने का। चलिए इसे देखिए जरा। एक व्यक्ति प्रति माह 16,000 रुपए कमाता है, ओके, और अपनी आय का 80% खर्च करता है, शेष राशि को बचत करता है। यदि उसकी आय में 20% और खर्चे में 10% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? यहां हमें 16,000 की कोई जरूरत ही नहीं है, कोई जरूरत नहीं है बच्चा 16,000 की। क्यों जरूरत नहीं है सर? आपको कैसे पता चला जरूरत नहीं है?
क्योंकि बच्चे अगली ही लाइन में मुझे दिया हुआ है कि अपनी आय का 80% खर्च कर रहा है, तो मैं यहां से आय खर्च बचत का अनुपात बना लूंगा और अनुपात से गुणा कर दूंगा। तो मुझे ये ओरिजिनल 16,000 की जरूरत ही नहीं है। पिछले क्वेश्चन में भी कहां जरूरत थी हमें ओरिजिनल वैल्यू की? नहीं, उसमें दी ही नहीं थी, इसमें दी है लेकिन जरूरत नहीं है। तो सवाल में इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, सवाल कहता है कि अपनी आय का 80% भाई साहब ने खर्च किया, यानी कि हम कहेंगे कि 100 रुपए कमाया तो खर्चा कितना कर दिया? 80। अगर 100 कमाया 80 खर्च कर दिया तो बचाया कितना होगा? 20 रुपया। तो अनुपात लेंगे, 20 एकम 20, 20 चौको 80 और 20 पंजू 100, 5 4 1। ये काम सबसे पहले करना है। सवाल कहता है कि अगर उसकी आय में 20% और खर्चे में 10% की वृद्धि होती है, आय में वृद्धि हुई 20% की और खर्चे में वृद्धि हुई 10% की, तो वृद्धि है दोनों, तो यहां 20% लिख दो और यहां 10% और मल्टीप्लाई कर दो सीधा। आप कहोगे 20 पंजू 100, 10 चौक 40, यानी कि उसकी नई आय 100 रुपए हो गई, नया खर्चा 40 रुपए हो गया। तो नई बचत कितनी हो जाएगी? 100 में से 40 माइनस करेंगे, आय में से खर्चा माइनस कर दो तो बचत मिलती है, यानी कि नई सेविंग 60% हो गई। ओवरऑल उसने पूछा बचत में वृद्धि, आपका आंसर एक कदम दूर है, 60% से डिवाइड करना है एक को, तो आपका जवाब 60% ही होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। कर लेंगे इस तरीके से क्वेश्चन को। ओके, ये सवाल देखिए जरा। ए अपनी आय का 65% खर्च करता है। ओके, उसकी आय में 20.1% की वृद्धि होती है, खर्चे में 20% की वृद्धि होती है, तो बचत में कितने परसेंट की कमी होगी या वृद्धि होगी? और आपका आंसर एक दशमलव स्थान तक यानी कि अप्रोक्सीमेट आना चाहिए। ए अपनी आय का 65% खर्च करता है, तो 65 हम कहेंगे यहां लिखो इनकम, यहां एक्सपेंडिचर और यहां सेविंग। सवाल ने बोला आय का 65% उसने खर्चा किया, अगर उसने 100 रुपए कमाए तो खर्चा कितना किया? 65। 100 रुपए कमाए 65 खर्चा किया तो बचाया कितना होगा? 35 रुपया। अनुपात ले लो, 5 सत्ते 35, 5 से जाएगा 13 बार, 5 से जाएगा 20 बार। ये काम आपने किया। सवाल कहता है कि उसकी आय में 20.1% की वृद्धि, 20.1 यहां लिखो, वृद्धि है तो प्लस में रखना है। खर्चे में 20% की वृद्धि यहां लिखो, मल्टीप्लाई कर दो, ये आएगा 204%, है ना? मल्टीप्लाई करोगे 201 दूनी 204, सॉरी 402, 402% आएगा। यस, इधर मल्टीप्लाई करोगे 13 दूनी 26, 260% आएगा। अब आप ऐसे सोचो कि उसकी नई आय 402 रुपए, नया खर्चा 260, तो नई बचत कितनी हो जाएगी? आय में से खर्चा माइनस कर दो, तो 2 में से 0 गया 2, 40 में से 26 गया 14, यानी कि उसकी नई बचत 142% है ओवरऑल। आपका आंसर एक कदम दूर है, आप कहेंगे 142 बटे इसका जो फ्रैक्शन है उससे डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, 20 पॉइंट समथिंग जाएगा भाई। 7 दूनी 14, 20 बार तो पूरा पूरा गया, 20.23 के आसपास है, अप्रोक्सीमेट 20.3 के आसपास। 7 तिया 21 होता है ना, 7 तिया 21, ये 20 बनेगा, तो लगभग 20.3 के आसपास। क्या सभी का आ गया? एक और सवाल दूं, चलिए इसे करिए। एक व्यक्ति अपनी आय और बचत का अनुपात 7:3 है। चलो, पिछले क्वेश्चन में तो हम अनुपात बना रहे थे, यहां तो अनुपात दे ही दिया।
उसने बोला आय और बचत का रेशियो 7:3 है। आय में 12% की वृद्धि, खर्चे में 8% की वृद्धि, तो बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? भाई हम कहेंगे इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। इनकम क्या है? 7। बचत कितनी है? 3। 7 रुपया कमाया, 3 रुपया बचा लिया, तो फिर खर्च कितना किया होगा? 4 रुपया। कितना खर्च किया होगा? 4 रुपया खर्च किया होगा। अब सवाल ने बोला कि उसकी आय में 12% की वृद्धि कर दो, तो यहां 12% लिख दो। और कह रहा है कि उसके खर्चे में 8% की वृद्धि कर दो, यहां 8% लिख दो। मल्टीप्लाई करोगे, 12×7 = 84, 8×4 = 32। आप सोचो, नई इनकम 84%, नया खर्चा 32%, तो नई बचत कितनी होगी? 84 - 32, यानी कि 52% ओवरऑल। एक कदम दूर हैं आप आंसर से। 52 को डिवाइड करना है किससे? इसके फ्रैक्शन यानी कि 3 से। तो 17×3 = 51, 17 पॉइंट समथिंग, 17.33। अब आप कहेंगे सर एक आध क्वेश्चन ऐसा भी करा लो जिसमें कमी होती हो। ये तो सारे क्वेश्चन वृद्धि वाले ही हैं। चलो वैसा क्वेश्चन मेरे पास है तो नहीं, लेकिन फिर मैं इसी में ही थोड़ा सा एडिट करके आपको समझा देता हूं। इस तरह के क्वेश्चन तो आपको आ गए समझ में। इसमें ही मैं कह देता हूं ये 8% की कमी। ठीक है, डिक्रीज बाई, डिक्रीज बाई। और एक ऑप्शन को हम कह देते हैं नन ऑफ दीज। चलिए नया सवाल बन के आपके सामने तैयार हो गया। एक व्यक्ति अपनी आय और बचत का रेशियो 7:3 है। यदि आय में 12% की वृद्धि हो और खर्चे में 8% की कमी हो, ये नया सवाल बन गया। अब खर्चे में 8% की कमी हो तो उसकी बचत में कितने परसेंट की बढ़ या कमी होगी? ऐसे लिख लो, इसकी जगह वृद्धि लिख लो। तो उसके खर्च बचत में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी? इंक्रीज और डिक्रीज ऐसे कर लो। ठीक है, ये नया सवाल बन गया। अच्छा ये वाला 4, अरे आपको दिया किसका रेशियो है? आय का और बचत का। कितना? 7 और 3। आप ऐसे सोचो कि आप 7 रुपए कमाते हो और 3 रुपए बचा लेते हो, तो आपने खर्चा कितना किया फिर? 7 रुपए कमाए, 3 रुपए आपने बचा लिए, तो मेरे भाई आपने खर्चा कितना किया होगा? 7 में से बचत माइनस कर दो, खर्चा आ जाएगा 4 रुपया। ऐसे आया 4। अब सवाल कहता है कि उसकी आय में 12% की वृद्धि, वृद्धि को प्लस में रखना है बच्चा। खर्चे में 8% की कमी, कमी को माइनस में रखना है। कमी है परसेंट में, तो कमी को किस में रखना है? कमी को माइनस में रखना है। अब मल्टीप्लाई कर दो सीधा। कितना? 12×7 = 84 और 8×4 = 32, वो भी माइनस का। अब यहां पर थोड़ा सा आपको संभल के चलना है। आपको पता है कि जो आय बराबर होती है वो खर्चा प्लस बचत के बराबर होती है। कितना आपने खर्चा किया, कितना आपने बचाया, दोनों को जोड़ोगे तो आपको पता चलेगा कितना आपने कमाया, इनकम कितनी है। तो आय कितनी है? 84 लिखो। खर्चा कितना है? माइनस का 32 लिखो। और बचत को सेविंग लिख लो, एस लिख लो। ये -32 इधर आकर प्लस होगा ना, 84 + 32, ये इधर आकर प्लस का हो जाएगा ना, 116 हो जाएगा। तो यहां पर लिख लो 116%। क्या लिख लो? 116%।
बचत में क्या हुआ, ओवरऑल 116। आपका आंसर एक कदम दूर है, 116 को डिवाइड करना है इसके फ्रैक्शन से। तो 3 तिया 9, 2 3 अट्ठे 24, 2/3, 38 सही, 2/3 आपका सही जवाब हो जाएगा। 38.67 भी आप कह सकते हो। क्लियर है कि अगर वृद्धि या कमी होगी तो आप किस तरीके से सवाल को करोगे। दोनों अगर कमी हुई, चलो इसमें दोनों की कमी का भी मैं आपको एक बता देता हूं। अगर दोनों ही कमी रही, मान लो उसकी आय में 12% की कमी हो जाए, आय भी अगर उसकी 12% डिक्रीज हो जाए, ये नया सवाल और बन गया। चलो अगर आय में भी 12% की कमी हो जाए और खर्चे में भी 8% की कमी हो जाए, तो क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? तो फिर हम करेंगे कि भैया आय में यहां लिखो माइनस का 12% और खर्चे में भी माइनस का 8%, गुणा करेंगे माइनस का 84। कितना आ गया? माइनस का 84। ठीक है बच्चा। अगेन हम वही काम करेंगे कि आय बराबर क्या होता है? आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत। यही होता है कि नहीं? आय बराबर खर्च प्लस बचत। तो आय कितनी हुई है? माइनस का 84। खर्चा कितना है? माइनस का 32 और प्लस बचत। ये इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो -84 प्लस 32। तो बड़ी संख्या में से बड़ी संख्या माइनस है, छोटी संख्या प्लस है, तो ओवरऑल आंसर तो माइनस में आना है। 4 में से 2 गया 2, 8 में से 3 गया 5। तो सेविंग आई है माइनस का 52। भैया एस की वैल्यू माइनस में आई है, और अगर एस की वैल्यू माइनस में आई है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कमी हुई है। भैया माइनस के साइन का मतलब क्या है? माइनस के साइन का मतलब है कि उसकी बचत में भी कमी हुई है। उसकी बचत में भी क्या हुई है? कमी हुई है। माइनस का 84 प्लस 32 आएगा माइनस का 52, और माइनस का साइन का मतलब है कमी हुई है। तो यहां लिखो माइनस का 52%, और ओवरऑल आपका काम एक और रह गया अभी, 52 को डिवाइड करना है किससे? 3 से। तो 3 दूनी 3 एकम 3, 2 3 सत्ते 21, 17 सही, 1/3% की कमी। ये आपका जवाब हो जाएगा। अगर दोनों, जितनी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है मैंने सारी पॉसिबिलिटी आपको करा दी है बच्चा। दोनों वृद्धि का क्वेश्चन भी करा दिया, एक वृद्धि एक कमी का भी करा दिया, और दोनों कमी का भी करा दिया मैंने। इसके अलावा और कोई संभावना बन ही नहीं सकती। बनेगी तो आप कर लोगे, क्योंकि अब आपका जो कॉन्सेप्ट है वो दिमाग में सेट हो चुका है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टाइप के पास। तो ये टाइप का पूरा हमने चीर फाड़ कर दिया। जो भी इस टाइप में बन सकता था, जैसा भी बन सकता था, हमने सब कर लिया। आपको हो सकता है दोबारा क्लास देखनी पड़े, क्योंकि मैंने कल परसों ही बोला था कि आने वाली जो 2 3 4 क्लास होंगी वो बहुत अच्छे लेवल की होंगी। आज की क्लास भी अच्छे लेवल की है, जो कल भी होगी वो भी अच्छे लेवल की होगी। इलेक्शन वाले क्वेश्चन के लिए, जो चुनाव संबंधित प्रश्न है उनके लिए मैंने अलग से एक क्लास रखी है। उस क्लास में हम केवल चुनाव के सवाल करेंगे। ठीक है, क्योंकि उससे आपको बहुत डर लगता है चुनाव के सवालों से, तो उसमें हम स्पेशली चुनाव के सवाल ही रखेंगे। ठीक है भैया, आते हैं अगले टाइप पे, और थोड़ा सा पास फेल वाले सवाल के क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये सवाल देखिए जरा। सवाल है, एक परीक्षा में 35% उत्तीर्ण, उत्तीर्ण का मतलब पास है। अब कह रहा है कि एक स्टूडेंट 210, एक परीक्षा में उत्तीर्ण 35% है, यानी कि 35% लाओगे तो पास हो जाओगे, ये कहना चाह रहा है। कह रहा है एक स्टूडेंट 210 अंक लाया और 14 अंकों से फेल हो गया, तो परीक्षा का अधिकतम अंक, अधिकतम अंक जब भी कहेगा आपको 100% की वैल्यू निकालनी है। अधिकतम अंक यानी कि कितने नंबर का पेपर है। जब भी वो ये वर्ड यूज करेगा ना, अधिकतम अंक, तो इसका मतलब है कि वो पेपर कितने नंबर का है, यानी कि आपको 100% की वैल्यू निकालनी है। अब समझो, एक एग्जाम है,
आप अगर उसमें 35% नंबर लाते हो तो आप पास हो जाओगे। आपके आए 210 नंबर और आप फेल हो गए 14 नंबर से। यानी कि अगर आपको पास होना था तो आपको 14 नंबर और चाहिए होते। अभी आपके 210 नंबर हैं और आप फेल हो। अगर आपको पास होना है तो आपको 14 नंबर और चाहिए होंगे। यानी कि मैं कहूंगा कि पास होने के लिए 210 आपके पास है, काम नहीं चलेगा। जो 14 नंबर से आप फेल हुए हो ना, ये 14 नंबर और चाहिए आपको। यानी कि 224 नंबर पे जाकर आप क्या हो जाओगे, आप पास हो जाओगे। और ऊपर उसने बोला है कि पास होने के लिए परसेंट कितना चाहिए, परसेंट चाहिए सर 35%। तो हम कहेंगे 35% की वैल्यू 224 के बराबर। भाई एक तरफ तो उसने परसेंट बोल दिया, 35% लाओ पास हो जाओ। एक तरफ कह रहा है 210 नंबर लाया 14 नंबर से फेल हो गया। यानी कि 14 नंबर भी अगर मैं दिलवा दूं तो 224 नंबर पे पास हो जाएगा। तो 35% की वैल्यू 224, 1% की वैल्यू आएगी 224/35। तो 7×5 = 35, 7×3 = 21, 7×2 = 14। तो 100% की वैल्यू कितनी जाएगी, और वही इसके टोटल नंबर की वैल्यू होती है अधिकतम अंक गुणा 100। 5 से जाएगा 20 बार और 32×2 = 64, यानी कि 640। आपका जवाब क्या हो जाएगा, 640। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्लियर है क्या? अगला सवाल देखें जरा। ये तो सिंपल लग रहा है मुझे। कह रहा है, एक प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए 72% अंकों की जरूरत है। अर्हता का मतलब क्या होता है? अर्हता ही बोलते हैं ना इसको, क्वालिफाइंग। यानी कि अगर आपको वो क्वालिफाई करना है तो आपको 72% नंबर लाने पड़ेंगे। कितने परसेंट लाने पड़ेंगे? 72%। कह रहा है भैया एक परीक्षा के अधिकतम अंक 650 हैं। अधिकतम अंक का मतलब होता है कितने नंबर का वो पेपर है। 650 नंबर का पेपर है। कह रहा है तो अर्हता प्राप्ति अंकों के संदर्भ में कट ऑफ क्या है। यानी कि आपसे वो कह रहा है कि नंबर कितना है, कट ऑफ मार्क्स। एक तरफ तो उसने परसेंट में बोल दिया 72% कट ऑफ मार्क्स है। दूसरी तरफ कह रहा है कि 650 नंबर का पेपर है। तीसरी तरफ कह रहा है अंक कितने हैं पास होने के लिए। 650 का 72% निकाल दो ना। कितना सिंपल है। 650 नंबर का पेपर है, 72% नंबर पास होने के लिए चाहिए, 72% निकाल दो। 5×2 = 10, 5 से जाएगा 13 बार, 2 से जाएगा 36 बार, 13×6 = 78, 7 13×3 = 39 और 7 46। 468 नंबर चाहिए पास होने के लिए। 468। ठीक है। चलिए एक सवाल मैं आपको होमवर्क दे के जा रहा हूं बच्चा, ये खुद से करना। और कल हम यहीं से शुरू करेंगे। कल इन द सेंस कि जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी मंडे को, तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं बाकी अगली क्लास में। आप इसका रिवीजन करना खूब अच्छे से और तैयार होके आना अगली क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।